आज हम एक ऐसी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ 4 दिनों के अंदर दुनिया को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी है ईरान में लगी आग की, और उस आग के ऊपर भारत जिस बेहद नाजुक कूटनीतिक तार पर चलने को मजबूर है उसकी। सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, अब आगे क्या। जी हां, सिर्फ 4 दिन पहले 28 फरवरी 2026 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। क्यों? क्योंकि दुनिया ने एक देश के सर्वोच्च नेता की हत्या देखी और एक बड़े मुल्क पर सीधा हमला देखा। इस पूरी बातचीत में हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, इसके मायने क्या हैं और क्यों भारत इस भू राजनीतिक तूफान के बिल्कुल केंद्र में खुद को फंसा हुआ पा रहा है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस संघर्ष के पहले दिन क्या हुआ था, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने देखते ही देखते पूरे इलाके को आग की लपटों में झोंक दिया। इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई अमेरिका और इजराइल के एक बहुत बड़े और विनाशकारी जॉइंट अटैक से। इजरायली ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिकी मिशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, ईरान के कई बड़े शहर जैसे तेहरान, इस्फहान, कोम पर एक साथ हमले शुरू हुए। निशाना क्या था? ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकाने। लेकिन जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कदम था, वो था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर को ही तबाह कर देना, जिसमें उनकी मौत हो गई। और इस हमले की इंसानी कीमत वो दिल दहला देने वाली है। सिर्फ 5 दिनों में ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 1045 तक पहुंच चुका है। और सबसे दर्दनाक खबरों में से एक मिनाबे शहर से आई, जहां लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें करीब 180 बच्चों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। ये वो कड़वी हकीकत है जो हमें युद्ध की असली कीमत याद दिलाती है। अब जाहिर है, ईरान की तरफ से जो जवाब आया वो बेहद तेज और गुस्से से भरा हुआ था। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की और कहा कि बदला लेना उनका एक जायज़ हक और फर्ज है। उनके शब्द थे, ये हमला दुनिया के कोने कोने में बसे मुसलमानों, खासकर शियाओं के खिलाफ एक खुले युद्ध का ऐलान है। और ईरान सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। जवाबी कार्रवाई में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन दाग दिए गए। निशाना कौन थे? मिडिल ईस्ट के 9 देशों में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डे, जिनमें बहरीन, इराक, कतर और यूएई जैसे देश शामिल थे। ये जवाबी हमला ईरान के इरादों को बिल्कुल साफ कर रहा था। तो ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो शायद सबके मन में है। आखिर ये युद्ध क्यों और इसी वक्त क्यों? ऐसा लगता है कि इस हमले के पीछे 3 मुख्य वजह काम कर रही थीं। ये 3 वजह हैं। पहली, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरी, ईरान की अंदरूनी कमजोरी। और तीसरी, ट्रंप प्रशासन का ईरान में सत्ता बदलने का एजेंडा। चलिए इन तीनों को जरा एक एक करके समझते हैं। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमले से ठीक एक दिन पहले 27 फरवरी को ओमान ने ऐलान किया कि बातचीत में एक बड़ी सफलता मिली है और ईरान यूरेनियम जमा ना करने पर राजी हो गया है। ऐसा लगा कि शांति बस होने ही वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का कहना था कि नहीं, ईरान तो अब भी यूरेनियम बनाने के अपने हक पर अड़ावा है और उसके पास 11 बम बनाने का सामान जमा हो चुका है। दूसरी वजह थी ईरान की अपनी अंदरूनी हालात। देखिए, दिसंबर 2025 से ही ईरान आर्थिक तंगी की वजह से 1979 की क्रांति के बाद के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा था। शायद अमेरिका और इजराइल को लगा कि अंदर से कमजोर हो चुके ईरान पर हमला करने का एक सही मौका है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। लेकिन अब बात करते हैं कि ईरान में लगी इस आग की सीधी आंच भारत तक कैसे पहुंच रही है। और इसकी शुरुआत होती है भारत की सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन से, जो अब सीधे सीधे खतरे में है। ये जगह है होर्मुज डल्डमरूमत। ईरान और ओमान के बीच का ये पतला सा समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट है। सोचिए, दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है और ईरान ने अब इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत के लिए ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धमनी को बंद करने जैसा है। ये डोनट चार्ट एक बहुत ही साफ और थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। ये जो 90% का बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये कच्चे तेल के लिए दुनिया पर हमारी निर्भरता है। और जब दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता बंद हो जाए तो ये निर्भरता एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है।
और इसका असर वो तो दिखना भी शुरू हो गया है। जैसा कि ये बार चार्ट दिखा रहा है, लड़ाई शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 9% बढ़ चुकी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत जल्द हमें पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ये हर घर के बजट पर एक सीधा हमला है। लेकिन ये आर्थिक संकट तो भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी और उलझी हुई मुश्किल का सिर्फ एक हिस्सा है। इस हालात ने भारत को एक ऐसे कूटनीतिक रस्से पर खड़ा कर दिया है जहां 5 अलग-अलग दिशाओं से जोरदार खिंचाव है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और इस रस्से पर चलने की मजबूरी भारत की बंटी हुई प्रतिक्रिया में साफ नजर आती है। एक तरफ मोदी सरकार ने तनाव बढ़ने पर चिंता तो जताई, लेकिन खामेनेई की हत्या पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस हत्या की साफ शब्दों में निंदा की है। तो वो कौन सी 5 ताकतें हैं जो भारत को अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं? चलिए फटाफट समझते हैं। पहला, ईरान से हमारे रिश्ते, जहां चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अमेरिका से हमारी पार्टनरशिप, जिसे हम नाराज नहीं कर सकते। तीसरा, इजराइल के साथ हमारे गहरे डिफेंस रिलेशन। चौथा, खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख से ज्यादा भारतीय, जिनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और पांचवा, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था, जो तेल की बढ़ती कीमतों के आगे बहुत नाजुक है। इन सभी दबावों के बीच ये संकट सिर्फ एक वक्ती समस्या नहीं है। नहीं, ये भारत के लिए एक कह सकते हैं इम्तिहान की घड़ी बन गया है। एक ऐसा मोड़ जहां उसे अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े और लंबे समय तक असर डालने वाले फैसले लेने होंगे। एक एनर्जी एनालिस्ट ने इसे बहुत सटीक तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की नीति ने अब तक तो मदद की है, लेकिन अब ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये खाड़ी के तेल पर अपनी निर्भरता कम करने का पल है। ये संकट भारत की दशकों पुरानी इस नीति की शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या हैं? एक्सपर्ट्स 3 फौरी कदमों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए रास्ते खोजना और तेल पर 90% की इस भारी निर्भरता को कम करना। दूसरा, खाड़ी में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक पक्का इवैक्यूएशन प्लान फौरन एक्टिवेट करना। और तीसरा, अपने बैक चैनल डिप्लोमेटिक रिश्तों का इस्तेमाल कर शांति से तनाव कम करने की कोशिश करना। लेकिन इन सब के ऊपर एक और गहरा सवाल मंडरा रहा है। क्या होगा अगर ईरानी सत्ता पूरी तरह से ढह जाती है? हमारे पड़ोस में एक पावर वैक्यूम बनने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो सकता है अफरा तफरी, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट का हाथ से निकल जाना और इस इलाके में पाकिस्तान के बढ़ते असर का खतरा। आज दुनिया एक दौराहे पर खड़ी है। एक सर्वोच्च नेता की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और भारत इन सभी ताकतों के बिल्कुल बीच में बैठा सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बनते बिगड़ते भविष्य को आकार देने में भारत कौन सी भूमिका चुनेगा, या फिर कौन सी भूमिका निभाने पर मजबूर होगा।